बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी प्यारे प्यारे बच्चों, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये हमें जो डिटर्मिनेंट दी गई है इसकी वैल्यू -30 के इक्वल है। हमने इसको कंसीडर करते हुए एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो इसके सोल्यूशन का बाकायदा आगाज करते हैं। ये हमारे पास सोल्यूशन है जो सबसे पहले गिवन है उसको हमने लिख लिया यहाँ पर, गिवन दैट ये। अब हमने क्या करना है, एक्सपेंडिंग बाय R3। इस डिटर्मिनेंट को बेटा हमने एक्सपेंड करना है। और ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कई दफ़ा अच्छे तरीके से बता चुका हूँ कि आपने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हुए हमेशा उस कॉलम या रो को आपने कंसीडर करना है जिसके अंदर मैक्सिमम एंट्रीज 0 हो। उसका फ़ायदा क्या होगा कि हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी, हमारा काम आसान हो जाएगा, गलतियों के चांस कम हो जाएंगे। तो या कॉलम 3 को आप कंसीडर कर लें या रो 3 को कर लें। मैंने रो 3 के ज़रिए इसको एक्सपेंड किया है, एक्सपेंडिंग बाय R3। तो ये हमारे पास x आ गया। उसके बाद इसके हम कोफैक्टर्स लिख लेंगे, ये वाली रो कैंसिल और ये वाला हमारे पास कॉलम कैंसिल। 1x34 हमने लिख लिया। उसके बाद माइनस फार्मूले का आ गया, उसके बाद 1 लिखा। उसके बाद इसके कोफैक्टर्स देखें, ये वाली रो कैंसिल, ये वाला कॉलम कैंसिल। 3x - 1 4 यहाँ पे लिख दिया 3x - 1 4 और इज इक्वल टू -30 एज इट इज आ गया। अब इसको सॉल्व कर लें। x एज इट इज आ गया, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस फार्मूले का 3x यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद -1 बेटा एज इट इज आ गया और 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई के 12 आ गया, माइनस फार्मूले का माइनस और माइनस प्लस, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया x आ गया और ये -30 एज इट इज आ गया। उसके बाद 4x² - 3x², इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आंसर आ जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आंसर आ जाएगा। और -30 को जब इक्वल के लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो +30 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब -3x² + 3x + 18 इज इक्वल टू हमारे पास बेटा आ गया 0। अब देखिए -3 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया। जब हमने -3 यहाँ से कॉमन ले लिया तो x² - x - 6 इज इक्वल टू 0। अब ये -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो 0 ओवर हमारे पास जब -3 होगा वो 0 के बराबर होगा। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए ये वाली जो चीज़ है इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 4, उसके अंदर हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है। इससे पहले हम लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। लीनियर इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 होती है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है ax² + bx + c। तो a और b कांस्टेंट होते हैं, x हमारे पास वेरिएबल होता है। इसको इन डिटेल इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम देखेंगे। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये बेटा मैंने रफ अमल के अंदर यहाँ पर हल कर दिया। देखें ये वाला रफ अमल आप बच्चों की आसानी के लिए, ये x² - x - 6 x² - x - 6 इज इक्वल टू 0। अब देखें, अब जो इसकी पहली टर्म है और आखिरी टर्म है इसको मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ पे लिख लेना है। ये मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो सिंपलेस्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड वाला, उसके बारे में बता रहा हूँ। पहली टर्म और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई किया तो -6x² और ये -x को हमने एज इट इज लिख लिया। अब हमारे पास हमें 2 ऐसे फैक्टर चाहिए कि अगर उन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आंसर आए, और अगर उन फैक्टर्स को प्लस या माइनस करें तो हमारे पास ये आंसर आए। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, देखिए -3x और 2x, -3x और 2x को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -6x² आता है, और -3x + 2x को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -x आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा। तो हमने इसको किस तरह लिखा, x² - 3x
प्लस 2x माइनस 6, यानी ये दो फैक्टर्स जो हैं माइनस 3x 2x ये इस x की जगह पे रिप्लेस हो जाएंगे और पहली और आखिरी टर्म एज इट इज आ जाएगी और इक्वल साइन के राइट साइड पे 0 को हमने एज इट इज लिख देना है। उम्मीद है आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, यही वाली रकम बेटा पूरी की पूरी मैंने यहाँ पर रख दी। अब इसके अंदर से x कॉमन आ गया, जब x कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया x माइनस 3, यहाँ पे प्लस 2 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बच गया x माइनस 3। अब इनको हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं x प्लस 2 या x माइनस 3। अब ये दोनों जो हमारे पास रकमें हैं 0 के बराबर है, दोनों फैक्टर 0 के बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई -2 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 3, तो x की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू 3 - 2। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू कितनी है 2, तो x की दो वैल्यूज ही हमारे पास यहाँ पर आएंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मकसद ही यही होता है कि हमें x की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज जो कि 2 होती हैं हम उनको फाइंड आउट कर सकें। तो x का हमारे पास क्या जवाब आ गया, दो वैल्यूज की सूरत में 3 या -2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 बेटा कंप्लीट हो गया। अब इस पहला पार्ट, अब दूसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये हमारे पास दूसरा पार्ट है बेटा। ये देखें यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, तो हमने क्या करना है, इसमें से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, गलतियों के चांस बढ़ जाएंगे। इसलिए बेटा किसी किस्म की डिफ़िकल्टी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ज़रा रिड्यूस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है -1, यहाँ पे बेटा क्या है 1। अगर मैं ये रो 2 के अंदर रो 1 को ऐड कर दूं तो -1 + 1 क्या आंसर आ जाएगा 0। तो हमारा मसला काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। वही काम यहाँ पर मैंने किया, R2 + R1 एज इट इज हम लिख लेंगे और जो हम रो या कॉलम पहले लिखेंगे चेंजिंग सिर्फ उसी के अंदर आएगी, R1 के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब हमने यहाँ पर क्या लिखा बेटा, देखें ये -1 + 1 0 आ गया, R1 तो एज इट इज लिख लिया, -1 + 1 0, फिर x + 1 + x - 1, +1 और -1 कैंसल, x और x को ऐड किया 2x आ गया, फिर 2 + 3 का आंसर क्या आ गया 5 आ गया। ठीक हो गया बेटा, और ये हमने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पर भी हम 0 कर सकते हैं। यहाँ पर 0 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर पहले 2 बनाना पड़ेगा। अब आप माशाल्लाह समझदार बच्चे हैं, आपको इतना तो पता ही है कि अगर हमने 1 को 2 बनाना हो तो उसका आसान तरीका क्या है कि हम इस रो को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ये काम बेटा आपने अलहदा कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है, आप बच्चों की आसानी के लिए मैंने ये बना दिया। देखिए ये हमारे पास डिटर्मिनेंट दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, ये R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2R1 इसको आपने अलहदा से लिख लेना है। देखिए R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, उसके बाद हमने x - 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x - 2, उसके बाद हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6। बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, R3 - 2R1, R3 - 2R1। अब आप देखिए 2R1 का आंसर हमारे पास ये एग्जिस्ट कर रहा, इसको हमने अलहदा लिख लिया ताकि गलती का चांस ना हो। अब देखें R3 - 2R1, 2 - 2 हमने लिख लिया, ये 2R1 है ना यहाँ पर। उसके बाद 2x, उसके बाद हमारे पास के -2 - 2x + 2, -2 - 2x + 2, उसके बाद बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6x - 6
x माइनस 6, क्योंकि यहाँ पर अब हमने किसको कंसीडर करना है या इसको चीज़ को कंसीडर करना है। तो इस तरीके को फॉलो करते हुए हम बड़ी आसानी के साथ किसी रो या कॉलम के अंदर प्रोसेसिंग करके ऑपरेशन करके उसको ज़ीरो के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखें 2 माइनस 2 हमारे पास बेटा क्या आ गया 0, और -2 और +2 कैंसल, यहाँ पे -2x आ गया और x माइनस 6 एज इट इज़ आ गया। उम्मीद है आपको इस पॉइंट की बेटा समझ आ गई होगी। अब देखें वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी। ये देखें हमने R3 माइनस 2 R1 किया जब, तो ये देखिए हमारे पास ये भी 0 हो गया। अब देखें इसको हम बड़ी आसानी के साथ सिंपलीफाई कर सकते हैं अगर हम कॉलम 1 के ज़रिए इसको एक्सपेंड कर लें। क्यों? इसके अंदर मैक्सिमम एंट्री 0 हो चुकी हैं, हमें सिर्फ इस एलिमेंट को कंसीडर करना पड़ेगा। एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1, तो हमने 1 यहाँ पे लिखा, इसके कोफैक्टर आ जाएंगे, ये वाली रो कैंसिल, ये वाला कॉलम कैंसिल। 2x5 माइनस 2x x माइनस 6, 2x5 माइनस 2x x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको बेटा आप सॉल्व कर लें। 2x को जब x माइनस 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x, और फिर माइनस फार्मूले का, और ये माइनस और माइनस आपस में प्लस। 5 को जब 2x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x आंसर आ गया। अब हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12x प्लस 10x हमारे पास आंसर किया जाएगा, -2x इज इक्वल टू 0। अब 2x को बेटा कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 2x को भी 0 के बराबर पुट कर सकते हैं, x माइनस 1 को भी 0 के बराबर पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का पर्पस ही यही होता है। अब देखें ये 2 यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू 0, इधर -1 है, इधर आ जाएगा 1, तो x की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई 0 एंड 1। और ये क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पार्ट भी बेटा सॉल्व हो गया। अब थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर भी बिल्कुल वो यही कह रहा है। ये हमारे पास बेटा डिटर्मिनेंट मौजूद, हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना। देखें गिवन दैट, तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। हम अगर यहाँ पर 0 बना लें बड़ी आसानी के साथ, 1 माइनस 1 0, यानी कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। ठीक हो गया बेटा? ये देखें मैंने कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 का ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर दिया, और यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, ये दोनों एक ही ऑपरेशन के अंदर 0 हो जाएंगे। वैल्यू सेम है ना, 1 माइनस 1 0, ये 0 आ गया, फिर 2 माइनस 2 यहाँ पर 0 आ जाएगा। देखिए कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, और x माइनस 3 एज इट इज आ जाएगा, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। देखिए हमारा काम कितना आसान हो गया। ठीक है, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, x माइनस 3 एज इट इज आ गया बेटा। अब एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 3 के जरिए इसको एक्सपेंड कर लेंगे। हमें सिर्फ इस एलिमेंट को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएंगे ना दोनों, इसलिए इसकी कैलकुलेशन की हमें ज़रूरत ही नहीं। x प्लस 3 एज इट इज लिख लिया, फिर ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 1 2, और हमारे पास क्या आ गया 2x, 1 2 2x आ गया हमारे पास। अब इसको सिंपलीफाई कर लें, x माइनस 3 एज इट इज आ गया, और x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, x माइनस फार्मूले का 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4। अब x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4। तो ये x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई 3 और 4 की सूरत में। तो ये पार्ट नंबर 3 भी हमारे पास बेटा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, 4x4 की मैट्रिक्स है। इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, हमने दरअसल डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब बेटा इसको अगर आप
नॉर्मल वे से, प्रॉपर वे से, जो इसका स्टैंडर्ड वेड है उसके ज़रिए सॉल्व करेंगे तो शायद हमें घंटा लग जाए और हमारा आंसर भी ठीक तरीके से ना आए, गलती के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाएं। तो हम इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो सिंपलीफाई करने के लिए 4x4 मैट्रिक्स को आमतौर पर आसान तरीका ये है कि आप कोशिश करें जो पहली एंट्री है वो 1 आ जाए। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास R3 के अंदर पहली एंट्री 1 है, इसको अगर हम यहाँ पे ले आएँ तो हमारा काम काफ़ी आसान हो जाए। मैंने वहीं पे लिख दिया कि बाय इंटरचेंजिंग R1 एंड R3, R1 और R3 को जब हम इंटरचेंज करेंगे तो R3 हमारे पास यहाँ पे आ गई और R1 तीसरी रो हो गई। ठीक हो क्या बेटा? और जब भी हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, किसी डिटर्मिनेंट के रोज और कॉलम्स को हम जब इंटरचेंज करते हैं, कोई से दो रोज को या कोई से दो कॉलम्स को, तो बाहर -1 आ जाता है। ये -1 आ गया। अब देखिए अब हमने क्या करना है बेटा, अब ये यहाँ पर 1 आ गया, अब यहाँ पर भी 0 बनाना है हमने, यहाँ पर भी 0 बनाना है और हमने बेटा यहाँ पर भी 0 बनाना है। तो किस तरह करेंगे? जब यहाँ पर 0 बनाना है तो यहाँ पर 2 होना चाहिए, यानी कि इसको कॉलम 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस कॉलम को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मैंने यहाँ पर लिख दिया C2 - 2C1। अब देखिए अभी एक एक स्टेप आपको करके दिखाता हूँ। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 - 2 हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? 0 आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से 4, 5 - 4 हमारे पास किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया हमने 2 से तो जवाब आ गया 6, 4 - 6 किसके बराबर आ गया? -2 के बराबर आ गया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 1 - 8 बेटा किसके बराबर आ गया? -7 के बराबर आ गया। अब देखिए यहाँ पर भी हमने 0 बनाना है। यहाँ पर 0 बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर 3 होना चाहिए, तो इस कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर माइनस साइन पहले मौजूद है, -3 + 3 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यही देखे C1 को 3 के साथ बेटा मल्टीप्लाई किया और फिर C3 + 3C1 को हम जब परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। ठीक है बेटा, ये भी मैं एक स्टेप आपको परफॉर्म करके बता देता हूँ। देखो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, -3 + 3 के आंसर आ जाएगा 0। फिर इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 + 6 के आंसर आ जाएगा 6 आ गया। फिर इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 9, 2 + 9 हमारे पास क्या आ गया बेटा? 11 आ गया। इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई किया हमने 3 के साथ तो 12 - 2 और +12 हमारे पास क्या आंसर आ गया? +10 आ गया। ठीक हो गया बेटा। इसी तरीके से हमने यहाँ पर 0 बनाना है बेटा, तो यहाँ पर 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमारे पास 5 होना चाहिए, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 5 - 5 कर देंगे। देखिए वही स्टेप मैंने यहाँ पर लिख दिया। उम्मीद है आपको इस स्टेप की समझ आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे? एक्सपेंडिंग बाय R1, एक्सपेंडिंग बाय R1 -1 एज इट इज बेटा हमारे पास आ गया। 1 आ गया पहला एलिमेंट, ये वाली रो कैंसल, ये वाला कॉलम कैंसल, तो ये वाले एलिमेंट हमारे पास रिमेनिंग आ गए, उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब एक्सपेंडिंग बाय R1 के जरिए हम इसको कर सकते हैं सॉल्व। -1 एज इट इज आ गया, 1 एज इट इज आ गया, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 1 ही हो जाएगा बेटा। तो ये वाली रो कैंसल, ये वाला कॉलम कैंसल, 11 - 8 और हमारे पास 10 - 14, 11 - 8 10 - 14, फिर माइनस फार्मूले का 6 लिखा, ये वाली रो कैंसल, ये वाला कॉलम कैंसल, -2 - 8 -7 - 14, -2 - 8 -7 - 14। उसके बाद बेटा -6 आ गया
और ये वाली रो कैंसिल, ये वाला कॉलम कैंसिल, -2 11 -7 10 -2 11 -7 10। अब इसको सिंपली सॉल्व कर ले। सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर हमारे पास आएगा इस 4/4 डिटर्मिनेंट का वो होगा 305। देखिए इतनी बड़ी डिटर्मिनेंट को हमने रो और कॉलम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हुए कितनी आसानी के साथ सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट भी बेटा बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास मौजूद। ये 4/4 की डिटर्मिनेंट, यहाँ पे कोशिश करें 1 आ जाए। हम कॉलम 1 और कॉलम 3 को इंटरचेंज कर देंगे। ये कॉलम 1 है, इसे यहाँ पे ले आएंगे। ये कॉलम 1 है, इसको यहाँ पे ले आएंगे। बाहर -1 का साइन आ जाएगा। उसके बाद इसको भी 0 बना लिया, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। ऑपरेशंस बेटा मैंने लिख दिए इन डिटेल। आप इसको बड़े इजीली स्टडी करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद एक्सपेंडिंग बाय R1, हमने R1 के ज़रिए इसको एक्सपेंड करना है। देखें एक्सपेंड किया, इसको सिंपलीफाई किया। सिंपलीफाई करने के बाद ये हमारे पास फाइनल आंसर इसका आ गया -228। बहरहाल ये एक ऑपरेशन फिर भी मैं आपको करके बता देता हूँ। देखें हमारे पास यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर 3, हमने यहाँ पर 0 बनाना तो पहले यहाँ पे 3 लेके आएंगे। इसको 3 के साथ कॉलम 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मैंने लिख दिया 3C1। इसका मतलब क्या है, कॉलम 1 की हर एंट्री 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी और फिर C2 -3C1 कर देंगे। ठीक हो गया बेटा। देखिए यहाँ पर 3 आ गया, 3 से जब इसको मल्टीप्लाई किया 3 - 3 0। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 0 -6 -6। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया -3 और हमारे पास 2 माइनस इंटू -3, 2 + 3, जवाब क्या आ गया बेटा हमारे पास 5। क्लियर होगी बात। अब 2 को फिर हमने -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो जवाब, या 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, आप यूं भी कह सकते हैं 6 -7 और -6 क्या आ गया -13। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये बाकी स्टेप्स को भी आपने इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट भी हो गया बेटा। अब हमारे पास यहाँ पर पार्ट नंबर 3 है, उसको सॉल्व करने का तरीका भी बिल्कुल वही जिस तरीके से अभी मैंने 2 पार्ट आपको सॉल्व करके बताए हैं। हमारे पास डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, या रो कॉलम 1 और कॉलम 3 को आप इंटरचेंज कर लें या कॉलम 1 या कॉलम 4 को इंटरचेंज कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है बेटा। तो मैंने कॉलम 1 और कॉलम 3 को इंटरचेंज किया, -1 बाहर आ गया। अब हम देखें, अब ज़रा गौर करें, रो ऑपरेशन करके यहाँ पर 0 लाना आसान है, ये कॉलम ऑपरेशन। देखिए यहाँ पर -1 है, जब इसको इसके अंदर ऐड करेंगे तो यहाँ पर 0, -1 यहाँ पर है, इसको इसके अंदर ऐड करेंगे तो आंसर 0। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 - 1 तो आंसर 0। ले जी अपना आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पर मैंने लिख दिया बाय R2 + R1, -1 + 1 0, 3 + 9 12, 0 -3 आ गया और 2 + 1 3 आ गया। ठीक हो गया बेटा। इसी तरीके से R3 + R1 और R4 - R1, उनके रो ऑपरेशंस को भी हमने परफॉर्म कर दिया। अब देखिए यहाँ पर भी 0 0 0, एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1, हमने उसी रो या कॉलम को कंसीडर करना है जिसके अंदर एंट्रीज जो हैं बेटा वो मैक्सिमम 0 हो। एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1, हमने ये -1 पहले का मौजूद, 1 आ गया और ये वाली रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, ये वाली एंट्रीज हम डिटर्मिनेंट के अंदर लिख लेंगे। ठीक हो गया बेटा। अब देखिए, अब हमने क्या किया, एक्सपेंडिंग बाय रो 1, रो 1 के जरिए इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे। आपको डिटर्मिनेंट 3/3 की जो डिटर्मिनेंट है इसको एक्सपेंड करने का तरीका आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम, फिर भी थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ। 12 ले लिया पहले, फिर इसके कोफैक्टर 6 to 1 - 2, 6 को
-2 के साथ मल्टीप्लाई किया -12, माइनस फार्मूले का 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2। ये बेटा मैंने डायरेक्ट ही कर दिया क्योंकि अब आपको समझ काफ़ी आ जाती है। फिर +3 माइनस फार्मूले का और माइनस ये प्लस और 3 एज इट इज आ गया। ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल। 16 को -2 से मल्टीप्लाई किया -32, फिर माइनस फार्मूले का और माइनस प्लस 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया 18, फिर +3 ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल। 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 16, माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस, और जब हम 9 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ गया हमारे पास। ठीक हो गया बेटा। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 0 फाइनल आंसर आ गया। तो ये तीसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले बोर्ड के इम्तहानों के अंदर ये क्वेश्चन लॉन्ग के अंदर बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई दफ़ा पेपर्स के अंदर आ चुका है। इसलिए बेटा इस क्वेश्चन को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। अब देखें बेटा हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर। अब आप देखें जवाब में हमारे पास x+3 है। x+3 बेटा हमारे पास कैसे आ सकता है? देखें यहाँ पर x मौजूद, 1 2 3 तीनों को ऐड करेंगे तो 3, इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे तो x+3। देखिए 1 1 1 तीनों को ऐड करेंगे 3, x को उसके आंसर में ऐड कर देंगे x+3। यहाँ पर 1 1 1 मौजूद। ठीक हो गया बेटा। तीनों को ऐड करेंगे 3, उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे x+3। फिर 1 1 1 तीनों को ऐड करेंगे 3, उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे x+3। ठीक हो गया बेटा। अब देखिए अब किस तरह से लॉजिक बनती, C2 + C3 + C4 को ऐड करने के बाद C1 के अंदर इसके आंसर को ऐड कर देना है। C1 प्लस इंटू C2 + C3 + C4, ये फार्मूला यहाँ पे लगा दिया। देखें x +1 + 1 + 1 x+3, फिर 1 + x + 1 + 1 x+3, फिर 1 + 1 + x + 1 x+3, फिर 1 + 1 + 1 + x+3। क्लियर हो गया बेटा बात। तो सबसे पहले कॉलम के अंदर चेंजिंग होती है, बाकी कॉलम्स के अंदर चेंजिंग नहीं होती। ये 1 1 1 एज इट इज, x1 1 एज इट इज आ गया, 1x1 एज इट इज आ गया, 1 1x बेटा एज इट इज आ गया। अब देखें यहाँ पर x+3 आ गया, इसको हम कॉमन ले सकते हैं। देखिए हम अपने जवाब की तरफ मूव कर रहे हैं ना, x+3, टेकिंग x+3 कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। x+3 को बेटा हमने कॉमन ले लिया। जब x+3 को हमने कॉमन ले लिया तो देखिए अब ये हमारे पास बच गया, क्योंकि यहाँ पर 1 1 1 आ जाएंगे। अब देखें इसको 0 बनाना आसान, इसको 0 बनाना आसान, इसको 0 बनाना आसान। हम क्या करेंगे, R2 - R1, R3 - R1 और R4 - R1। ये काम आप कॉलम के ज़रिए भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी 1 1 1 मौजूद है, तो मैंने रो ऑपरेशन के ज़रिए ये काम किया है। ठीक है बेटा। अब देखें 1 - 1 0, 1 - 1 0, 1 - 1 0, और बाकी एलिमेंट्स को जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर x - 1, यहाँ पर x - 1, यहाँ पर x - 1, बाकी एंट्री 0 हो जाएंगी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x+3 एज इट इज आ गया। अब इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं बाय कॉलम 1। यहाँ पर बेटा लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आप बच्चों की आसानी के लिए, एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1। तो सिर्फ हम इस एंट्री को कंसीडर करेंगे। ठीक हो गया बेटा। ये कॉलम 1 के ज़रिए इसको हमने एक्सपेंड किया, ये 1 आ गया, और x - 1 x - 1 x - 1 ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ठीक है बेटा, ये प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है? आप यहाँ पर अगर एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1 ना भी लिखे तो काम चल जाएगा। हमने पढ़ा था बेटा डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी के अंदर, अगर मेन डायगोनल के नीचे
सारी एंट्री ज़ीरो हो या मेन डायगोनल के ऊपर सारी एंट्री ज़ीरो हो, तो इसका आसान हल ये है कि मेन डायगोनल की सारी टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको बल्कि आप रहने ही दें, इसको आप ना लिखें। ठीक हो गया बेटा, लिख भी दें तो हर्ज कोई नहीं, लेकिन इसको ना लिखें वो बेहतर है। अच्छा, अब देख लें यहाँ पर ये हमारे पास ये मेन डायगोनल, इसके नीचे सारी एंट्री ज़ीरो आ गई, तो 1 को यहाँ पे लिखा, x-1, फिर x-1, x-1, यानी मेन डायगोनल की सारी एंट्रीज को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये आसान तरीका है, लेकिन ये तरीका सिर्फ वहीं पर एप्लीकेबल होगा जब मेन डायगोनल के नीचे सारी एंट्री ज़ीरो हो या ऊपर। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है? पहली कंडीशन, मेन डायगोनल के नीचे सारी एंट्री ज़ीरो हैं, तो हमने मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। x+3 एज इट इज आ गया, x-1 इंटू x-1 इंटू x-1, x-1 की पावर 3 आंसर आ गया बेटा। ठीक हो गया, x+3 इंटू x-1 3, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी जिसको हमने प्रूफ करना था। तो बेटा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अब माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन नंबर 9, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज मालूम करना है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज ए मालूम करना है। ए दिया गया है, गिवन दैट ए, इसका ट्रांसपोज ले लिया, ए ट्रांसपोज, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बेटा ये आंसर आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो ए ट्रांसपोज हमारे पास किसके बराबर आ गया? 171 के बराबर आ गया। ये सारी चीज़ें बेटा पहले हम कर चुके हैं, इसलिए मैंने ज़रा इसको तेज़ी के साथ करवा दिया। अब हमने बेटा क्या मालूम करना है? ए ट्रांसपोज ए। पहले पार्ट के अंदर क्या था? ए पहले था, ए ट्रांसपोज बाद में। यहाँ पर ए ट्रांसपोज पहले है, ए बाद में। तो इसको सॉल्व किया बेटा हमने, दोनों मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई किया, फिर इनका ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद एक्सपेंडिंग बाय R1 के ज़रिए हमने इसको एक्सपेंड किया, इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज ए हमारे पास 0 के बराबर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया बेटा हमारे पास, इसका पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से हमने बेटा सॉल्व करना है। देखें, ये हमने सॉल्व किया, ए ट्रांसपोज ले लिया, फिर ए ट्रांसपोज को हमने मल्टीप्लाई किया, इसका बेटा डिटर्मिनेंट लिया। डिटर्मिनेंट लेने के बाद यहाँ पर बेटा अब हम क्या करेंगे? देखें, यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा, अब बेटा इसके अंदर एक छोटी सी हमारे पास बात है, वो क्या है? देखें, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखें, अगर इसको हम वैसे सॉल्व करेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। उसके लिए बेटा हमारे पास क्या है कि हम एक कॉलम ऑपरेशंस का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, यहाँ पर 18 है, ठीक है बेटा। अगर मैं 18 के अंदर 7 को ऐड कर दूं तो क्या जवाब आएगा? 25। यहाँ पर 25 आ जाएगा, यहाँ पर भी 25 मौजूद। अगर मैं 7 और 3 को ऐड कर दूं, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10, यहाँ पर 10 मौजूद। अगर मैं 5 और 2 को ऐड कर दूं, यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? 7, यहाँ पर 7 मौजूद। अगर मैं 13 और 5 को ऐड कर दूं, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 18, यहाँ पर 18 मौजूद। बात समझ में आई? यानी कॉलम हमारे पास 1 और कॉलम 4 आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो मैं क्या ऑपरेशन अप्लाई कर दिया? कॉलम 4 प्लस कॉलम 3। जब कॉलम 4 के अंदर कॉलम 3 को ऐड किया तो यहाँ पर 25, 10, 7, 18। तो हमारे पास ये कॉलम 1 एंड कॉलम 4 आइडेंटिकल हो गए। और हमने पढ़ा था कि जब भी किसी डिटर्मिनेंट की कोई सी दो रोज या कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएं, उसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 बिकॉज C1 एंड C4 आर आइडेंटिकल। C1 एंड C4 की वैल्यूज सेम आ गई। अब MCQs देख लेते हैं बेटा। पहला MCQ है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन डैश मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर हमारे पास 0। कि हमारे पास क्या है कि अगर किसी
हमारे पास मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल जो हैं उससे नीचे सारे एलिमेंट जीरो हों तो उसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरा एमसीक्यूज है, मैट्रिक्स इज द डैश वर्ड विच मीन्स द प्लेस इन विच समथिंग डेवलप्स। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये लातीनी ज़बान से अखज़ किया गया, यानी कि लैटिन वर्ड है। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। फिर हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3, ए इज इक्वल टू 0 0 0 0। तो ए को कौन सी मैट्रिक्स कहेंगे? अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हों तो उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो डी आंसर इज डी, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 एमसीक्यू का 1 0 0 1, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं ये स्केयर मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, 1 0 0 1 ये हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स है जिसके अंदर रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो। फिर तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अब ऑप्शन नंबर 5 1 0 0 1, यहाँ पर भी यही अनकॉन्शियस था, ये यहाँ पर भी यही क्वेश्चन है। लेकिन एमसीक्यू को सॉल्व करने का असल तरीका बेटा क्या होता है, ये बात आपने अपने जहन में रखनी है कि जब भी एमसीक्यू वाले क्वेश्चन बेटा आप सॉल्व करो तो जब तक तमाम के तमाम आप बेटा जो दी गई ऑप्शंस को अच्छे तरीके से रीड आउट ना कर लो, आपने टिक नहीं करना। ठीक है, देखें अब यहाँ पर क्या था, 1 0 0 1 इज नोन एज डैश मैट्रिक्स, स्केयर रेक्टेंगुलर रो कॉलम। तो इसका जवाब क्या है, स्केयर। आप इस पे टिक कर देंगे। यहाँ पर क्या है, 1 0 0 1 इज नोन एज डैश मैट्रिक्स, स्केयर यूनिट। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके प्राइमरी डायगोनल की एंट्रीज 1 हो और बाकी सारी एलिमेंट्स जीरो हो उसको बेटा हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ पर स्केयर मैट्रिक्स को टिक नहीं किया जाएगा क्योंकि ये वाला जवाब जो है बी वो ए से बेहतर है। इसलिए 5वें सवाल जो एमसीक्यू का है इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बेटा इसको आपने अच्छी तरीके से कर लेना है। आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया।